25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण और मच गया हाहाकार। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि। चलिए रूबरू कराती हूं, आखिर क्यों राष्ट्रपति के अभिभाषण पर इतनी बुरी तरीके से विपक्ष बौखला गया है। आपको बता दें, सबसे ज्यादा अगर किसी ने हो हंगामा किया आज, तो वो है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के काले करतूतों को ओम बिरला जी ने उजागर किया। कांग्रेस के काले करतूतों को राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भी किया। और आपको बता दें, द्रौपदी मुर्मू जी ने आपातकाल का जिक्र किया और कहा कि संविधान को गलत तरीके से कुचला गया। अब देखिए, उन्होंने लंबी चौड़ी बातचीत की। अभिभाषण में सरकार के 10 साल की रिपोर्ट कार्ड भी एक तरीके से सौंपी है और उसमें आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा कि कैसे अब संविधान को बचाने की पूरी कोशिश ये सरकार कर रही है। और जब संविधान बन रहा था तो दुनिया की तमाम ताकतें लगी हुई थी कि भारत आगे ना बढ़े, लेकिन आज जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है वो सबके सामने है। जम्मू कश्मीर में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। फिर क्या था दर्शकों, इतनी ही बात विपक्ष ने सुनी, बौखला गए। ऐसा लग रहा है कि कुछ बातें बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर, पचाने से बिल्कुल पचा पाए नहीं, और ऐसी बातें की गई है जो कांग्रेस के शासनकाल पर काला धब्बा था, उसको केवल उजागर किया गया। क्या श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल नहीं लगाया था? क्या आपातकाल जब लगा था तो कई लोग नहीं मरे थे? आखिर उसका जिक्र क्यों नहीं होगा? और क्यों आखिर एनडीए सरकार उसका जिक्र क्यों नहीं चाहेगी? क्या एनडीए सरकार में आपातकाल लगा? ये पेपर लीक को आपातकाल बता रहे हैं। ये माफियाओं के प्रति जो कार्रवाई अभी चल रही है, जबकि एक एक को दबोचा जा रहा है, गुजरात से हो पेपर लीक चाहे उत्तर प्रदेश से, सरकार ने कह दिया मेरी सरकार भी भारत के संविधान को सिर्फ राजकाज का माध्यम भर नहीं मानती, बल्कि हमारा संविधान जन चेतना का हिस्सा हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इसी ध्येय के साथ मेरी सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मानना शुरू किया है। आप भारत के उस भूभाग हमारे जम्मू कश्मीर में भी संविधान पूरी तरह लागू हो गया है, जहां आर्टिकल 370 की वजह से स्थितियां कुछ और थी। माननीय सदस्यगण, राष्ट्र की उपलब्धियों के निर्धारण इस बात से होता है कि हम अपने दायित्वों का निर्वहन कितनी निष्ठा से कर रहे हैं। 18 लोकसभा में कई नए सदस्य पहली बार संसदीय प्रणाली का हिस्सा बने हैं। पुराने सदस्य भी नए उत्साह के साथ आए हैं। आप सभी जानते हैं कि आज का समय हर प्रकार से भारत के लिए बहुत अनुकूल है। आने वाले वर्षों में भारत की सरकार और संसद का क्या निर्णय लेती है, क्या नीतियां बनाती है, इस पर पूरा विश्व की नजर है। इस अनुकूल समय का अधिक से अधिक लाभ देश को मिले, ये दायित्व सरकार के साथ साथ संसद के हर सदस्यों का भी होना चाहिए। पिछले 10 वर्षों में जो रिफॉर्म्स हुई है, जो नया आत्मविश्वास देश में आया है, इससे हम विकसित भारत बनाने के लिए नई गति प्राप्त कर चुके हैं। हम सभी को ये हमेशा ध्यान रखना है कि विकसित भारत का निर्माण देश के हर नागरिक की आकांक्षा है, संकल्प भी है। इस संकल्प की सिद्धि में अवरोध पैदा ना हो, ये हम सभी का दायित्व है, भी कर्तव्य भी है। नीतियों का विरोध और संसदीय कामकाज का विरोध दो भिन्न बातें हैं। जब संसद सुचारू रूप से चलती है, जब यहाँ स्वस्थ चर्चा परिचर्चा होती है, जब दूरगामी निर्णय होते हैं, तब लोगों का विश्वास सिर्फ सरकार ही नहीं, पूरी व्यवस्था पर बनता है। इसीलिए मुझे भरोसा है
कि संसद के पल पल का सदुपयोग होगा, जनहित को प्राथमिकता मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी कहा, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी अभी भी ये समझ रही है कि वो 2019 के रिजल्ट में है। तो अभी उर्दू में कहते हैं कि अभी ख्वाब गफलत से बेदार नहीं हुए हैं। दूसरी बात यह है कि इस पूरे प्रेसिडेंट के एड्रेस में कहीं पर भी लफ्ज़ माइनॉरिटी का इस्तेमाल नहीं हुआ। आखिर क्यों? भाई संविधान की आप बात करते हैं तो संविधान में आर्टिकल 30 में लिखा नहीं है माइनॉरिटी, तो इतनी नफरत क्यों है? तीसरा ये है कि नौजवानों की बात हो रही है, बेरोजगारी तो उनका मुकद्दर बना के रख दिया। सबसे ज़्यादा बेरोजगार अगर कोई इस देश में है तो नौजवान हैं, उनके बारे में सिर्फ बातें हो रही हैं। चौथी बात यह है कि फॉरेन पॉलिसी के ताल्लुक से कल एंथनी ब्लिंकन कह रहे हैं कि भारत में हेट स्पीचेस का इजाफा हुआ है, भारत में माइनॉरिटीज़ के जो रिलीजियस प्लेसेस है उनको डेमोलिश कर दिया जा रहा है। पांचवी बात यह है कि कोई देश को राह दिखाने के लिए कि सरकार क्या करने वाली है इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, कुछ जिक्र नहीं है। तो इसमें कुछ है ही नहीं, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल का सवाल है। और बीजेपी अभी भी उसी अहंकार में है, अभी रियलाइज नहीं कर रही है क्या हो गया उनको। इमरजेंसी की भी बात की है, प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी का जिक्र किया है, कहा कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला तो कई मरतबा पार्लियामेंट में हुआ है बीजेपी की सरकार में, उस पर क्या बोलेंगे वो लोग? कितने इंस्टेंसेस गिनाए आपको? नीट को लेकर भी कहा कि हाँ, नीट का तो आप बोल देते ना कि दोबारा करवाएंगे। बेशर्मी की हद है। एक सोसाइटी रजिस्टर कर दिया आपने, बेशर्मी की हद है। आप 25 लाख युवाओं से, उनके फैमिलीज के से आप खेल रहे हैं। पेपर लीक हो जाता है एक दिन पहले, हर जगह लीक ही लीक हो रहा है, कहाँ की लीक नहीं हो रहा है। तो नीट को दोबारा करवाना चाहिए, उसका जिक्र ही नहीं है। कहाँ पेपर लीक हो गया? झारखंड में, महाराष्ट्र में, बिहार में, हर जगह लीक हो चुका है। और प्रधानमंत्री झूठ बोलते, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, सब खा रहे हैं, लीक हो रहा है। अमेरिका विदेश मंत्री यहां पर एंटनी ब्लिंकन के बयान सामने आ रहे हैं, जो उन्होंने कहा था, जो मैंने आपको सुबह बताई थी खबरें, कि उन्होंने अल्पसंख्यक को लेकर बड़ा बयान दिया है कि भारत में अल्पसंख्यक को कुचला जा रहा, दबोचा जा रहा है और उनके घर तोड़े जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी को और कोई बातें नजर नहीं आई हैं, लेकिन उनको एंटनी ब्लिंकन की बातें बहुत अच्छी लगी, उन्होंने उसका जिक्र किया। और बता दें आपको, एंटनी ब्लिंकन का जिक्र करते हुए कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, लेकिन उन्होंने एनडीए सरकार में जो हो रहा है उसका जिक्र नहीं किया। अल्पसंख्यक की कोई बातें महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने नहीं कही है, जबकि द्रौपदी मुर्मू ने यह भी कहा कि कठोर कार्रवाई हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को दी जाएगी। अब कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति भी तो एक महिला है, मजबूर है। ये तो सरकार कह रही है कि महिलाओं को आरक्षण देंगे, ये तो महिलाओं को मजबूर कर रही है। कांग्रेस पार्टी को एक मौका चाहिए। अब देखिए ना, आप एक पोस्ट उठाकर देख लीजिए, सुप्रिया श्रीनेत ने क्या शेयर किया है। सुप्रिया श्रीनेत ने शेयर किया है कि राष्ट्रगान में ओम बिरला जी थोड़े से हो गए लेट पीछे से आने में। दर्शकों, केवल 2 सेकंड की वो बात थी, 2 सेकंड में ओम बिरला जी पीछे से आकर अलग आके खड़े हुए। अब उनकी जो जगह है वो वहीं खड़े होंगे ना, वो तो पीछे खड़ा नहीं होंगे। तो राष्ट्रगान शुरू हो चुका था, ओम बिरला जी तुरंत आए और झटपट आगे खड़े हो गए, और जहां उनकी सीट है। और देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं, उस पोस्ट को लेकर कांग्रेस पार्टी शेयर कर रही है। 2 दिन नहीं हुए हैं सरकार का पूरा सुचारू तरीके से गठन हुए और हंगामा शुरू हो गया है। चिराग पासवान पर चलते हैं। चिराग पासवान आज केंद्र के मिनिस्टर हैं। आज बड़ा नाम एक भारत के इतिहास में चिराग पासवान जी का। चिराग पासवान ने कहा, सरकार की उपलब्धियों को और आने वाले वर्षों में सरकार किस सोच के साथ आगे बढ़ने का कार्य कर रही है, उसको प्रमुखता से उन्होंने रखने का काम किया। हर विभाग की अपनी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, किसानों को लेकर, युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर, मजदूरों को लेकर उन्होंने प्रमुखता से इन बातों को रखने का काम किया। उनके अभिभाषण ने कहीं ना कहीं 2047 विकसित भारत के निर्माण की दिशा में जिस तरीके से ये सरकार काम करने की सोच रखती है, उस दिशा को भी उन्होंने अंकित करने का काम किया, बिल्कुल पूरी तरीके से। और ये सरकार पूरी तरीके से समर्पित है गरीब कल्याण को लेकर। गरीब कल्याण से जुड़ी हुई कई ऐसी नीतियां हैं आज की तारीख में जो धरातल पर मजबूती से कार्य कर रही है। परिणाम स्वरूप 25 करोड़ से ज्यादा परिवार
गरीबी रेखा से बाहर निकले। जब हम विकसित भारत के संकल्प की बात करते हैं, ऐसे में जरूरी है कि भारत का हर एक गांव विकसित बने, उस दिशा में सरकार काम करे। कि महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ पर 10 सालों में जो अभूतपूर्व कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, उस पर उन्होंने सारी बातें रखी है। और आशा करता हूं कि दोनों सदनों के जो अभिभाषण हुए हैं उस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जितनी बातें कही है, हमारा भारत आगे के लक्ष्य में और अग्रसर होगा। और इसी बात को कांग्रेस पार्टी पचा नहीं पाई। कांग्रेस के तमाम नेता, प्रमोद तिवारी से लेकर जयराम रमेश से लेकर केसी वेणुगोपाल, तो खैर देखिए चिट्ठी लिखने पे उतारू हो गए। एक बात मैं आपको और बता दूं, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था जय मीम, जय भीम, जय फलस्तीन। जय फलस्तीन बोलने पर यहाँ नवनीत राणा ने, जो इस बार चुनाव हार गई हैं और उन्होंने बोला भी कि मैं नए सिरे से शुरुआत करूंगी, तो नवनीत राणा ने साफ कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी ने जो कहा था वो भड़काऊ था, वो देश में सांप्रदायिक दंगे पैदा करने जैसी स्थिति थी। और इसी को लेकर मैंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिख दिया है चिट्ठी। पूरा गहमा गहमी मचा हुआ है। संसद की कार्रवाई ये लोग चलने देंगे नहीं। इनकी संख्या बल हो गई है ज्यादा, तो इस बार लगाया जा रहा है कि कोई काम ये सुगमता से चलने नहीं देंगे। लेकिन देखिए ओम बिरला जी हैं, आज बहुत अच्छे से मोर्चा संभालते हुए आपको दिखाई भी दिए थे कैसे दीपेंद्र हुड्डा को उन्होंने जमकर फटकार लगाई कि बैठो बैठो, आप नहीं बताओगे मुझे किस पर आपत्ति जतानी, किस पर नहीं जतानी है। दीपेंद्र हुड्डा को लगा होगा चलिए भैया कांग्रेस पार्टी की अच्छी खासी सीटें आई हैं, मैं युवा हूं, नौजवान हूं, तो सबके सामने अपने तेवर दिखाता हूं। तेवर ठंडा कर दिया ओम बिरला जी ने। अब देखिए ओम बिरला के पीछे ये लोग पड़ गए हैं, अब राष्ट्रपति को भी नहीं छोड़ा, जबकि राष्ट्रपति ना बीजेपी से बनाई गई हैं ना इनके कांग्रेस से बनाई गई हैं। आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं इतिहास में, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये दिखाने में तुली हुई है बीजेपी की राष्ट्रपति। इन्होंने तो उनके रंग को भी लेकर टिप्पणी कर दी थी, राष्ट्रपति बोल दिया था कांग्रेस के नेता ने। उनके साथ भी अभी देखिए वो भी इस्तीफा देकर यहाँ पर उनके साथ भी भगदड़ मची हुई कांग्रेस पार्टी के अंदर। ये है कांग्रेस पार्टी, बिना मतलब का हंगामा। जनता चाह रही है 2 दिन से वो शांति से टीवी देखे, लेकिन विपक्ष का हंगामा इतना है, एक कार्रवाई ठीक से ये चलने नहीं देंगे। और आपको बता दें राष्ट्रपति ने साफ तौर पर कहा पूरे देश में आपातकाल में हाहाकार मच गया। दर्शकों बता दें आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इंदिरा गांधी के बारे में बातचीत की, कांग्रेस के काले इतिहास को याद दिलाया। अब इनकी नेता कहा जाता है ना कि कैसे हम जबरदस्ती किसी भी मुद्दे को लेकर आगे बढ़े। कांग्रेस के तमाम नेता क्या कह रहे हैं, अभी जो आपातकाल है उसको बताइए ना। एक भी जनता ने नहीं कहा कि अभी आपातकाल चल रहा है। आपातकाल तो तब था जब आपने पत्रकारों को जेल में भर दिया था, जेल खाना बना दिया। राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज नेता उसके भुक्तभोगी हैं, और राजनाथ सिंह ही नहीं तमाम नेता जितने भी बीजेपी के आज बाहर आकर अब बढ़कर आए हैं, चाहे पूरे भारत के, कांग्रेस के ही नहीं, कांग्रेस को तो चलिए प्रताड़ित नहीं किया गया, कांग्रेस ने पूरे देश को प्रताड़ित किया था। ये तो है इतिहास, और यही वजह है कि भारत का विपक्ष, जिसका नंबरिंग यहां पर बातचीत की जाए तो भारत के विपक्ष के कारण यहां पर देश शर्मसार हो रहा है। ये लोग पार्लियामेंट को चलने नहीं देंगे। आज देख लीजिए अभिभाषण पर जमकर भड़क उठे। वहीं चिराग पासवान ने असदुद्दीन ओवैसी जैसे सांसद को खरी खोटी सुना दी और कह दिया राष्ट्रपति जी ने केवल देश के बढ़ने की आगे बातचीत की है और उम्मीद करता हूं विपक्ष इस बात पर हमारा साथ देगा। लेकिन अब विपक्ष साथ देता है कि नहीं? कल भी उन्होंने कहा था कि जब हम एक उंगली उठाते तो 4 उंगली हमारे तरफ इशारा करती है। अब देखिए दर्शकों, देखने वाली बात होगी संसद की यहां पर कार्यवाही कैसे चलती है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ये लोग विपक्ष हंगामा कर रहे थे, आप सोचिए जरा, तो ओम बिरला की बातों पर ये कितना ज्यादा हंगामा करने वाले हैं। लेकिन आपकी जो भी राय हो इस बीच जरूर बताइएगा। तमाम बातें मैंने आपको बताई, कैसे चिट्ठी लिखी गई है, केसी वेणुगोपाल ने राष्ट्रपति के भाषण पर नाराजगी जताई है, ओम बिरला की बातों पर ये लोग नाराजगी जता रहे हैं, कह रहे हैं ये देखिए बीजेपी का स्पीकर, ये देखिए बीजेपी का स्पीकर, आपने क्यों नहीं फिर मतदान कराया? आपने, राहुल गांधी वहां बड़ा मुस्कुरा रहे थे, मतदान करा देते और ध्वनि मत से हो गया सब कुछ। इतिहास को काला नहीं करने की कोशिश की गई, अच्छा किया कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन यहां भूल करती नजर आ रही है ये पूरी पार्टी। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद आपका।